देखिए इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक फाइटर जेट कैसे वर्क करता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और इसमें कितने तरीके के मिसाइल का यूज किया जाता है। इन सभी को हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये भी अच्छे से समझेंगे कि ये पूरा ही जेट इंजन कैसे वर्क करता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं हूँ हर्ष और वेलकम है हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह है हमारा MiG-29 फाइटर जेट और इस फाइटर जेट को 1983 में पहली बार सर्विस में लाया गया और इसे इंडिया में 1986 में लाया गया और तब से लेकर आज तक इसे इंडिया में यूज किया ही जा रहा है। लेकिन इसके अपग्रेडेड वर्जन को ज़्यादा यूज किया जाता है जिसे MiG-29 UPG कहा जाता है और ये एक अपग्रेडेड वर्जन होता है और इसका जो लेंथ होता है वो तकरीबन 17.32 मीटर का होता है और इसका जो विड्थ होता है वो तकरीबन 11.43 मीटर का होता है और इन सब के बाद इसका जो वेट आता है वो तकरीबन 10,900 kg का होता है। लेकिन जब इसमें R1 को इंस्टॉल किया जाता है ना तब इसका वेट तकरीबन 18,480 kg का हो जाता है और इस वेट के साथ ये तकरीबन 2500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। तो ये तो हमारा इसका बेसिक हो गया। तो चलिए अब इसके हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं और सबसे पहले हम लोग इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है ज्यूक एमी रडार और ये रडार एक रेडियो वेव को जनरेट करता है जिससे कि ये किसी भी चीज़ का लोकेशन फाइंड कर सकता है और ये तकरीबन 120 किलोमीटर तक के रेंज में ही जितने भी फाइटर जेट हैं या फिर एयरक्राफ्ट है उन सभी का लोकेशन फाइंड कर सकता है और ये हर एक वेदर में काम करने के लिए एक्टिव भी होता है। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि ये किसी भी एयरक्राफ्ट का लोकेशन फाइंड तो कर सकता है लेकिन ये आपका लोकेशन भी एक्सपोज कर सकता है, जिस वजह से इसका यूज करना थोड़ा सा रिस्की होता है। इसलिए हम लोग इसके जगह पर ज़्यादातर ऑप्टिकल लोकेशन सिस्टम का यूज करते हैं जिसे OLS भी कहा जाता है और ये एक बहुत ही एडवांस वर्जन होता है और ये किसी भी तरीके के रेडियो वेव को जनरेट नहीं करता है बल्कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के तहत काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये फाइटर जेट से जनरेट होने वाले एनर्जी का यूज करते हुए उसके लोकेशन का पता लगाता है और ये काफ़ी सेफ होता है। लेकिन इसका जो रेंज होता है वो तकरीबन 50 किलोमीटर तक ही होता है। इसलिए एक फाइटर जेट को बेटर ट्रैक करने के लिए इन दोनों ही सिस्टम का एक ही साथ में यूज किया जाता है। और इसके बाद हमारा आता है इसमें लगा हुआ मशीन गन जिसे हम लोग GSH भी कहते हैं और ये तकरीबन 30 mm का बुलेट फायर कर सकता है और इसका जो फायर रेट है वो तकरीबन 1500 RPM का है और इसका जो रेंज है ना वो तकरीबन 800 से लेकर 1200 मीटर तक है और ये बस क्लोज रेंज में यूज किया जाता है। और इसके बाद हमारा आता है विंड स्क्रीन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पायलट को सेफ रखने के लिए और ये बुलेट प्रूफ ग्लास से बना होता है जो कि लेमिनेटेड ग्लास के कई लेयरों से मिलकर बना होता है, जिस वजह से ही ये इम्पैक्ट रजिस्ट बन पाता है। और तो और इसे लाइटवेट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का भी यूज किया जाता है। और इसके बाद जो आप ये छोटा सा एल्टीना देख रहे हो ना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दरअसल इसे एल बैंड अल्टीना कहते हैं और ये हमारे सरफेस से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। और इसके बाद हमारा आता है ECS रैम एयर एग्जॉस्ट और ये एक इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि इस एयरक्राफ्ट के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है और इसी के वजह से हमारा पायलट और जेट इंजन दोनों ही कूल रहता है, वरना इसका टेम्परेचर तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये होता है कि इस फाइटर जेट में एक नहीं बल्कि कई सारे फ्यूल टैंक होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला फ्यूल टैंक ये होता है और फिर ये हमारा दूसरा फ्यूल टैंक है और इसी तरीके से ये हमारा तीसरा है और फिर ये चौथा और इसके बाद ये पांचवा और इसके बाद इसके विंग्स में भी फ्यूल टैंक को इंस्टॉल किया जाता है जिसका लोकेशन आप देख सकते हो। और इसके अलावा 3 और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को भी लेकर जाया जाता है ताकि इसे ज़्यादा बैकअप मिल सके और इन सब की हेल्प से ये तकरीबन 7200 लीटर फ्यूल को कैरी कर सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ये तकरीबन 160 कार के टैंक को पूरी तरीके से भर सकता है, इतना ज़्यादा फ्यूल ये होता है। और इन सभी फ्यूल का यूज ये 2 जाइंट इंजन को चलाने के लिए यूज किया जाता है जिसका नाम कैलिमोव RD-33 टर्बोफैन जेट इंजन है। तो अब ये देखते हैं कि ये जेट इंजन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर रैम्प के सारे एयर को इंटेक किया जाता है और फिर इस एयर को कंप्रेस किया जाता है जिस वजह से इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद इस कंप्रेस एयर और फ्यूल को कंबसन चेंबर में भेजा जाता है जहां से हाई प्रेशर एग्जॉस्ट को जनरेट किया जाता है और फिर इस एग्जॉस्ट को नोजल के सहारे बाहर किया जाता है जिससे कि हमें थ्रस्ट मिलता है और ये फाइटर जेट मूव करने के लिए रेडी हो जाता है। और इस थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस नोजल को छोटा या फिर बड़ा किया जा सकता है। देखिए जब इस नोजल को छोटा किया जाता है तब इसके अंदर का एग्जॉस्ट तो सेम ही होता है जिस वजह से ये काफ़ी हाई प्रेशर से निकलता है और इसी की वजह से इसका थ्रस्ट बढ़ जाता है। और जब इस नोजल को बड़ा किया जाता है तब इसके अंदर के एग्जॉस्ट को निकलने के लिए काफ़ी एरिया मिल जाता है और ये आराम से निकलता है और इसी की वजह से यहाँ पर थ्रस्ट कम मिलता है और नॉइज भी कम होता है और इसी के साथ साथ ये फ्यूल कंजम्पशन भी कम करता है।
और ये तो हमारा ये हो गया कि इससे हमारे फाइटर जेट को कैसे थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन जब ये फाइटर जेट हमारा उड़ान भरेगा तब इसे स्टेबल भी तो बनाए रखना होगा। उसके लिए इसमें 2 रडर, 2 बड़े बड़े एलिवेटर और इसमें एक एलोरेन और इसके अलावा इसमें स्लैट और फ्लैप भी लगा होता है। और ये कैसे वर्क करता है इसे देखो। यह है हमारा कंट्रोलर स्टिक। जब इसे लेफ्ट टर्न किया जाता है तब जो हमारा राइट एलोरेन होता है वो नीचे के साइड में डाउन हो जाता है और जो लेफ्ट एरोलेन होता है वो ऊपर के साइड में अप हो जाता है। और इसी के वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में लगता है और राइट साइड में जो फोर्स लगता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिस वजह से हमारा फाइटर जेट लेफ्ट साइड में टर्न हो पाता है। और जब इस कंट्रोलर स्टिक को राइट साइड में टर्न किया जाता है तब ये जो हमारा राइट एरोलेन है वो अप साइड में हो जाता है और जो लेफ्ट एरोलेन है वो डाउन साइड में हो जाता है। और यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो अपवर्ड होता है और राइट साइड में जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में होता है, जिस वजह से ये हमारा फाइटर जेट राइट साइड में टर्न कर पाता है। और जैसे ही हम लोग कंट्रोलर स्टिक को पीछे की तरफ में पुल करते हैं ना, तब हमारा पीछे का ये एलिवेटर मूव करता है और हमारा फाइटर जेट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे ही हम लोग इसे आगे की तरफ में पुश करते हैं तब ये लैंडिंग के लिए रेडी हो जाता है। और इसके अलावा इसमें 2 और कंट्रोलर होते हैं जिससे हम लोग पैडल भी बोते हैं। और जब इस लेफ्ट वाले पैडल को प्रेस किया जाता है तब जो हमारा ये रडर होता है ना ये मूव करता है और इसी के साथ साथ ये हमारा पूरा फाइटर जेट लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही हम लोग राइट वाले पैडल को प्रेस करते हैं तब हमारा रडर फिर से मूव करता है और इससे हमारा प्लेन राइट साइड में ड्रिफ्ट हो जाता है। तो ये तो हमारा बेसिक ये हो गया कि कैसे फाइटर जेट फ्लाई करता है। लेकिन इसके अलावा ये फाइटर जेट अपने साथ में वेपन को भी तो कैरी करता है और ये मिसाइल अपने साथ टोटल 6 मिसाइल को कैरी कर सकता है, जिसमें 2 R73 होता है और इसका जो रेंज होता है वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक होता है और इसका जो हाई स्पीड होता है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर पर आवर होता है। और ये एयर टू एयर मिसाइल होता है, जिस वजह से इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ये एयर में किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। और इसके बाद इसमें 2 और R77 मिसाइल लगा होता है और इसका जो रेंज होता है वो तकरीबन 110 से लेकर 190 किलोमीटर तक होता है और इसका जो स्पीड होता है वो तकरीबन 4900 किलोमीटर पर आवर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है। और इसके साथ साथ इसमें तकरीबन 30 केजी का तो एक्सप्लोजिव मटेरियल ही भरा होता है, जिस वजह से ये काफ़ी डेंजरस भी बन जाता है। और इसके बाद हमारा इसमें 2 और KH-29 भी रखा होता है जो कि एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और इसका जो रेंज होता है वो तकरीबन 10 to 30 किलोमीटर तक होता है और इसका यूज मेनली बंकर, टैंक इन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। और ये एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, इसीलिए इसका रेंज कम रखा जाता है और इसका स्पीड भी कम होता है जो कि तकरीबन 1100 किलोमीटर पर आवर होता है। लेकिन ये किसी भी बंकर, टैंक किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिएगा।